ओके, सो लास्ट टाइम की तरह मैं डॉस बॉक्स ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी कोड तो वही आप जो है EMU 8086 है उस पर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी ओपन डॉस बॉक्स। ओके, बाय द वे आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। याद है आपको? एक हमारे अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं ना, उसमें हम प्रोसीजर बनाते हैं एक, मेन प्रोक, अगर आपको याद हो। तो जनरल सिंटैक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट वही है जो हम मेन प्रोक में करके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जनरल सिंटैक्स की बात करूं तो वी कैन से इसका जनरल सिंटैक्स ये है कि आप प्रोसीजर का नेम देते हैं, ठीक है, और फिर प्रोक कीवर्ड जो है ना वो सेम टू सेम एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह जी जी, कोई क्वेश्चन है? और इसी तरह फिर आप प्रोसीजर को क्लोज अगर आपको करना हो तो फिर क्या लिखते हैं आप? अगेन प्रोसीजर का नेम जो है प्रॉक नेम और एंड पी, जैसे हम यहाँ पे मेन प्रॉक लिख के आते हैं और फिर मेन एंड पी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, प्रोसीजर नेम लाइक मेन और फिर प्रोक, ये कीवर्ड है, और बीच में आप कोई भी कोड लिखते हैं। ठीक है, इन बिटवीन बॉडी ऑफ द प्रोसीजर होगी। ठीक है, जितना भी कोड आप लिखना चाहें, ठीक है ना, व्हाटएवर। और एंड में आप लिखते हैं प्रॉक नेम लाइक मेन और एंड पी, अगेन ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ एंड में आप ज़रूर लिखते हैं, वो चीज़ रेट, खाली रिटर्न का ये शॉर्ट फॉर्म है, काइंड ऑफ रिटर्न का शॉर्ट फॉर्म है रेट। ये आप जो है ना हर प्रोसीजर की एंड में इस तरह लिखेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज एक्चुअली द जनरल सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग at least creating of a procedure in assembly language। एक्चुअली तो दो फेजेस होते हैं, यू कैन से। एक तो हम कहते हैं प्रोसीजर को हम क्रिएट करते हैं, और फिर दूसरा फेज़ होता है उसको हम कॉल करते हैं। तो कॉल वाली जो चीज़ है उसको हम थोड़ी देर में देख रहे हैं। दिस इज़ यू कैन से द फर्स्ट फेज़, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट अ प्रोसीजर। सो दिस इज़ एक्चुअली आर जनरल सिंटैक्स, प्रोसीजर नेम and the proc keyword, and then body of the procedure, whatever you want to write there. Then you will write rate at the very last line of the procedure, and then procedure name and end p, again this is a keyword that you write to indicate this is the end of the procedure. And in between this starting and closing you can say lines, you write whatever you want to do in that procedure, and you will simply write the ret keyword. Again, ret is a keyword which is short for return, और ये आखिरी लाइन में आप लिखते हैं तो इंडिकेट कि इसके बाद कोई और लाइन नहीं या कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे आप। ओके, सो मेन प्रोसीजर हम अक्सर बना के आते हैं। हम जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए थे तो आपको याद होगा कि उसमें आपने इस तरह मैन प्रोक और उसके अंदर जो भी कोड लिखना चाहते हैं आप वो किया होगा, और फिर मैन एंड पी। ठीक है, और आप जो प्रोसीजर बनाएंगे अगेन दैट मस्ट बी रिटन इनसाइड दिस कोड सेक्शन, क्योंकि शुरू से हम डिस्कस करते आए हैं कि कोड सेक्शन के अंदर ही आपके प्रोग्राम की सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कोड वाला पार्ट होता है वो सारा आप कोड सेक्शन में लिखते हैं। बाकी अगर वेरिएबल बनाने हो तो आप डेटा सेगमेंट में बनाएंगे एंड सो ऑन।
बाकी कोड जो है वो सारा का सारा आप वो कोड सेगमेंट में लिखेंगे, और वो भले एक प्रोसीजर हो या बहुत सारे प्रोसीजर बनाएं आप, वो सारे आप जो है ना इस पार्ट में लिखेंगे। तो इसीलिए आपका जो अपना प्रोसीजर होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी जिसको आप कह सकते हैं, या यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, वो भी आप इस कोड वाले सेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। आप जो है वो मैन वाला जो है ये मैन प्रॉक, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं आप और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। हम दोनों जगह पे लिख के देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है, या आउटपुट पे क्या फ़र्क आता है, एंड सो ऑन। तो फ़िलहाल मैं ऊपर बना रहा हूँ एक जनरल सा प्रोसीजर बना रहा हूँ। लेट सपोज़ मैं उसको नाम दे रहा हूँ प्रिंट 4, ठीक है। हम एक कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, कोई भी एक सिंपल सा प्रोग्राम। बाकी उसके थ्रू आप आगे उसको एक्सटेंड करके यू कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर। सो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट 4 एंड देन प्रोक, और एंड में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट 4 एंड पी, एंड देन इन बिटवीन हम एक कैरेक्टर को हम कैसे प्रिंट करते हैं वो वाला कोड लिखेंगे। तो आपको पता है कि हम एक कैरेक्टर अगर हमको प्रिंट करना हो तो वी राइट मूव AH, 2 एंड देन मूव DL, वो वाला कैरेक्टर जो भी प्रिंट करना चाहें आप, मे बी वट एवर P, कोई सा भी कैरेक्टर, एंड देन int 21H एंड देन RAT रिटर्न, ठीक है, विच इज़ शॉर्ट फॉर रिटर्न। अच्छा, ये जो है ना जस्ट आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम। ये ज़रूर नहीं है कि कोई वैल्यू रिटर्न करानी हो हमें, लाइक रिटर्न के आगे हमें कुछ लिखना हो, लाइक कोई वैल्यू लिखनी हो या कोई रजिस्टर लिखना हो, व्हाटएवर, नहीं, इस तरह नहीं कर सकते आप। जस्ट रैट कीवर्ड लिखते हैं। हाँ, आगे देखेंगे थोड़ी देर में कि अगर आपको प्रोसीजर से कोई वैल्यू रिटर्न करानी हो तो वो कैसे करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस कीवर्ड का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। ये रिटर्न जो है ना एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो कॉलर फंक्शन है ना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को उधर रिटर्न करा देगा। जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है और जिस जगह से इसको कॉल किया है, ये रिटर्न जो है क्या करेगा, उस पार्टिकुलर जगह पे एक तरह से कंट्रोल जो है वापस दे देगा। यानी फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाएगा, इन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विल रिटर्न टू द पॉइंट or to the line or statement from where this procedure was called or invoked। ये इस कीवर्ड का वो वाला मतलब है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फेज़ 1, यू कैन से लाइक हाउ टू क्रिएट अ प्रोसीजर। देन ऑफ कोर्स जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इसको फिर कॉल भी करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए जो सिंटैक्स है, मे बी यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ, सिंटैक्स टू क्रिएट अ प्रोसीजर, ठीक है ना, और वो ये वाला है। एंड देन इफ़ वी वांट टू कॉल इट आफ्टर क्रिएटिंग, ऑफ कोर्स कॉल करना पड़ेगा, वरना खाली क्रिएट करने से ये कॉल नहीं हो जाएगा खुद ब खुद ही, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। सो सिंटैक्स टू कॉल प्रोसीजर इज़ कि आप एक कीवर्ड है कॉल, उसको आप यूज़ करते हैं, कॉल एंड देन द प्रोसीजर नेम, ठीक है ना। सो क्रिएट करते वक्त यह सिंटैक्स है कि आप पूरा ये प्रोसीजर नेम, फिर प्रो कीवर्ड, और फिर प्रोसीजर नेम एंड पी, और बॉडी ऑफ द प्रोसीजर, और रिटर्न। और कॉल करते वक्त जैसा आप ये कॉल कीवर्ड लिखते हैं और उसके आगे प्रोसीजर का नेम। तो यहाँ पर जो मैन प्रॉक है, इसमें अगर हमें उस प्रोसीजर को कॉल करना हो तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, कॉल, और फिर जो प्रोसीजर का नाम है वो चीज़ प्रिंट 4। तो अब क्या होगा इस केस में कि जो हम एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं इस प्रोसीजर में, ये प्रोसीजर कॉल होगा, और
ये कैरेक्टर जो है P या जो भी हमने लिखा है इधर वो प्रिंट होगा और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, और फिर प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो इसको हम फ़िलहाल सिंपल इसको हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी मैन प्रोसीजर में हमने कोई और ख़ास कोड नहीं लिखा, जस्ट इस प्रोसीजर को कॉल किया है और और एग्ज़िट वाला कोड लिखा है। तो प्रिंट करने वाला कोड कोई भी हमने मैन प्रोसीजर में नहीं लिखा, वो हमने यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में लिखा है। सो you would see के this procedure will be called and the character P will be printed. जी अब्दुल हुसैन, do you have any question? अब्दुल हुसैन, ये एग्ज़िट वाला पार्ट हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं, ये आप भूल गए हैं क्या? ये हम नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम ठीक से एग्ज़िट नहीं होता ना। और ये तो हमने जस्ट लेबल दिया है, ये हम लेबल दें या ना भी दें, ये हम जब यूज़ कर रहे थे तो उसका कोड था, मैंने उसमें ही मॉडिफाई किया है थोड़ा सा। तो ये आप भले ना दें, भले दें भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लेबल देना इज़ ऑप्शनल। लेबल और कमेंट लिखना ऑप्शनल है। हमने पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज में जनरल जो स्टेटमेंट का सिंटैक्स है वो इस तरह होता है, लेबल, फिर आप आप कोड, और फिर ऑपरेंड्स, और फिर कमेंट्स। तो 4 चीज़ें होती हैं एक लाइन में या एक स्टेटमेंट में असेंबली लैंग्वेज के, लेबल, ऑप कोड, ऑपरेंड्स और कमेंट्स। इसमें लेबल और कमेंट्स जो हैं ऑप्शनल हैं, बाकी ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें शायद ऑप कोड भी ऑपरेंड्स भी ऑप्शनल होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, आई थिंक नो ऑप या इस तरह का था उसका कुछ, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक इंस्ट्रक्शन थी जो कि लिटरली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती, नोप शायद है उसका, NOP, नो ऑपरेशन, या इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन है, उसको आप कोई ऑपरेंड भी नहीं देते। बट इट डिपेंड्स एक्चुअली, बट जनरली ये 2 चीज़ें हम देते हैं, लाइक मूव में, ऐड में एंड सो ऑन। और बाकी लेबल और कमेंट लिखना जो है वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप लेबल दें या ना दें डजेंट मैटर। बाकी ये वाला कोड तो आप हर प्रोग्राम में लिखते हैं, ये आपको याद नहीं है? दिस इज़ द कोड। तो जी जी, ये तो लेबल है ना, तो आप लेबल दें या ना दें डजेंट मैटर, ठीक है। ये वैसे हम उसमें जम्प्स में यूज़ करते हैं एक्चुअली में, लाइक लेबल्स आर नेसेसरी काइंड ऑफ। बाकी नॉर्मल केस में आप ऑप्शनल है, ये आप दें भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हमने दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको रन करते हैं, यू वुड सी के दिस मेक्स नो डिफरेंस। क्लियर? इज़ इट ओके? ओके, सो लेट्स ट्राई टू इन्वोक मेज़म, और मेरे कोड का नाम है, लेट मी सेव दिस, मेरी फाइल का नाम है आई थिंक testproc.asm. So it has successfully been assembled, there are no errors. Then let's invoke linker and then again testproc.obj. This step has also been successfully executed, and let's now run it. So testproc.exe, and you will see character P has been printed and the program has exited successfully. ये वाला पार्ट जो है वो कर रहा है, एग्जिट कर रहा है प्रोग्राम को। ये अगर हम नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम हमारा, जितनी इंस्ट्रक्शंस हमने दी होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन काइंड ऑफ CPU को छोड़ नहीं रहा होगा हमारा प्रोग्राम, पकड़े हुए जकड़े हुए होगा, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो कंट्रोल वापस देना डॉस बॉक्स को नहीं जाएगा, लेकिन ये हमने लिखा है और लिखते हैं, यूजुअली लिखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि कंट्रोल जो है डॉस बॉक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वापस चला जाता है, एंड देन यू कैन राइट अदर इंस्ट्रक्शंस हियर ऑन डॉस बॉक्स, या उस केस में कोई दूसरा काम कर सकते हैं, सो
तो this is how you create a simple procedure, user defined procedure, and call it in assembly language. जी रिहान खान, yes. जी रिहान, do you have any question? रिहान, are you there? आपने हैंड रेज किया है, कोई सवाल है आपको? Okay, if you don't have any question, I can continue. अच्छा, इसको हम और बेहतर बना सकते हैं, तो लेट्स मॉडिफाई इट अ बिट. तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ डेटा सेगमेंट, उसमें ना हम कुछ मैसेजेस प्रिंट कर रहे हैं थोड़ा सा प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए. अदरवाइज़ बेसिक आइडिया यही है, थोड़ा सा हम जस्ट आउटपुट वगैरह को बेहतर दिखाने के लिए. तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ message1db, और उसमें मैं लिख रहा हूँ like I am inside the main proc, something like this. And then we are writing an other statement like inside the user defined proc. ओके, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैसेजेस को ना हम प्रिंट कर रहे हैं टू शो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक्चुअली. ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ मेन प्रोक के अंदर हम ये लिखेंगे मूव ax कामा डेटा एंड देन मूव ds कामा ax. ठीक है, और फिर हम जो पहला मैसेज है वो प्रिंट करेंगे इनसाइड द मेन प्रोक. तो you know the syntax of printing a string, move h comma 9 lea dx and then message1 and then int 21h. और फिर क्या होगा कि ये वाला कोड जब चलेगा तो हमारे पास आउटपुट आएगा लाइक इनसाइड द मेन प्रोक. फिर हम क्या करेंगे कि जो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर है उसमें हम यही लाइंस लिख रहे हैं, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे message2 जिसमें लिखा हुआ होगा कि आई एम इनसाइड यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, और यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर होगा ये p प्रिंट होगा, और फिर क्या होगा, ये रिटर्न होगा, और हम वापस आ जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर एक्चुअली, या इसके भी जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, या यू कैन कॉल इट यहाँ पर. तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर अगेन हम वो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं जिसमें हमने लिखा था कि इनसाइड द मेन प्रोसीजर, ताकि हमें पता चले कि हम पहले मेन प्रोसीजर में थे, फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल हुआ, ये मैसेज प्रिंट होगा जो कहेगा आई एम इनसाइड यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर वो कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर वहाँ से हम वापस आएंगे और फिर मैसेज प्रिंट होगा कि इनसाइड मेन प्रोसीजर. तो लेट्स ट्राई टू रन इट. मैंने सेव किया इसको, देन मेजरम को इन्वोक कर रहे हैं हम, देन लिंकर इज़ इन्वोक एंड देन लेट्स रन इट. सो ओके, वन मिस्टेक. कौन बताएगा क्या एरर आया है, क्या वजह हो सकती है इस एरर की? एक चीज़ हम भूल गए हैं, कौन बताएगा क्या है? डॉलर नहीं दिया स्ट्रिंग्स के एंड में हमने, ठीक है ना. तो ये इस तरह का अजीब गरीब एरर है ना, या आपने ये नहीं लिखा होगा ये मूव ax कामा @data और समथिंग लाइक दिस, या आपने डॉलर नहीं दिया होगा, या जो स्ट्रिंग है वो h कामा 2 के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं आप.
ठीक है, एज कामा 9 से होती है एक्चुअली, लेकिन आप एज कामा 2 वगैरह से कर रहे हैं तो ये अजीब व गरीब आउटपुट तभी आता है। ओके, सो लेट्स ट्राई अगेन, मेजम लिंकर एंड देन एग्जीक्यूट। सो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आई एम इनसाइड द मेन प्रोसीजर, फिर लिखा हुआ आ रहा है इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर ये पी जो कैरेक्टर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं ना वो डिस्प्ले हुआ है, और फिर लिखा हुआ है आई एम इनसाइड द मेन प्रोक। तो अदरवाइज़ दिस इज़ ओके, लेकिन आउटपुट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं आ रहा। अदरवाइज़ जो फ़्लो है वो उसी तरह ही है जो हम जिस तरह हमने पहले एक्सप्लेन किया या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी अब्दुल मुइज़, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अब्दुल मुइज़, आपको कोई सवाल है? अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, इसको हम आउटपुट थोड़ा सा बेहतर करते हैं। एक चीज़, एक तरीका तो ये है ना कि वो जो नेक्स्ट लाइन पे जाने वाला कोड है ना वो हम यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यू नो, मूव एज कामा 2 एंड देन मूव DL कामा 0AH, या 10 भी लिख सकते हैं आप, int 21H, देन अगेन मूव DL कामा 13 भी लिख सकते हैं आप, या 0DH एंड int 21H, और यही सारा आप यहाँ पर भी लिखेंगे। ये मैसेज प्रिंट होगा कि आई एम इनसाइड यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर ये P जो है वो प्रिंट होगा, और फिर क्या होगा कि हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर ये मैसेज जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। सो आउटपुट वुड बी समथिंग लाइक आई एम इनसाइड मेन प्रोसीजर, फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जाएगा, फिर प्रिंट 4 जो है वो प्रिंट होगा, कॉल होगा, वहाँ पे ये दूसरा मैसेज प्रिंट होगा आई एम इनसाइड यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा कर्सर और P को प्रिंट करेगा, और फिर हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न होने के बाद फिर क्या हो रहा होगा कि मैसेज 1 दोबारा प्रिंट होगा और वो कहेगा आई एम इनसाइड मेन प्रोसीजर। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड सी कि आउटपुट उसी तरह आ रहा है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मेजम, ओके, लिंकर, ओके, एंड देन रन कर रहे हैं हम। सो यू कैन सी अभी आउटपुट सही आ रहा है, आई एम इनसाइड द मेन प्रोसीजर, फिर इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर प्री प्रिंट हो रहा है, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे करके हम फंक्शन से वापस आ रहे हैं, और फिर लिखा हुआ आ रहा है आई एम इनसाइड द मेन प्रॉक। ठीक है, सो यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस टू मेक द आउटपुट लुक बेटर। लेकिन इससे एक सिंपलर तरीका है जो शायद मैंने आपको नहीं बताया, आई थिंक वो चीज़ हमने क्लास में नहीं की है डिस्कस। सो मैं उसका इससे ना ईज़ियर तरीका बता रहा हूँ आपको। तो मैं ये सारा कोड जो स्पेशली नेक्स्ट लाइन पे जाने वाला है उस पूरे को मैं कर रहा हूँ क्या, डिलीट। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट कर दिया मैंने, और आई हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम हियर एज वेल, और फिर एंड में भी, एंड से भी हाँ इसको डिलीट कर रहे हैं। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि वाकई हमारा ये ओरिजिनल वाला ही कोड है, मैं इसको एक और बार रन करके देख रहा हूँ जस्ट, या दिखा रहा हूँ आपको कि आउटपुट उसी तरह अजीब व गरीब आएगा जिस तरह पहले आ रहा था। सो लिंकर एंड देन एग्जीक्यूट। सो सारा का सारा आउटपुट एक ही लाइन पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यू कैन मेक दिस आउटपुट लुक बेटर, लेकिन ज़रूर नहीं है वो इतना बड़ा सारा कोड हर बार आप लिखें जहाँ पे भी आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस स्ट्रिंग में ही वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाने के लिए C++
के सिंटैक्स की एग्जांपल दूं और फिर उसी को हम कन्वर्ट कर दें काइंड ऑफ इसमें। तो C++ में अगर आपको कुछ प्रिंट करना हो तो यू वुड राइट समथिंग लाइक दिस, सी आउट सम आउटपुट, और फिर आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना हो तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, सी आउट एंड एल, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सी आउट \n एंड देन सी आउट some other output maybe, and so on। और फिर अगेन अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना हो तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही करते हैं आप, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इससे आप इसके अलावा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जो में भी आपको लगे कि इससे थोड़ा सा ईजियर है, आप इस तरह कर सकते हैं। ये जो \n है या \l है, वो आप उसी स्टेटमेंट के साथ या उसी स्ट्रिंग के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, isn't it? तो इससे क्या होगा, ये आउटपुट आएगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, कोई दूसरा आउटपुट आएगा, फिर कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और फिर तीसरी लाइन जो है या तीसरी स्टेटमेंट या स्ट्रिंग जो है वो भी प्रिंट होगी, ठीक है। और इवन इसको ही अगर हम एक और तरीके से भी लिखें, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होगी, बट मे बी यू कैन से समथिंग लाइक दिस। इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, हाँ इसकी शुरुआत में लिख दें काइंड ऑफ, ऐसे भी तो होता है ना, या हो सकता है ना, यहाँ से हटा के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत में रख दें। तो ये आउटपुट आएगा, फिर ये लाइन जब चलेगी तो पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर ये आउटपुट आएगा, फिर ये लाइन जब चलेगी तो पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और फिर ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तीनों तरीके से हम वही काम कर रहे हैं, जस्ट लिखने का थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं \n वाला पार्ट। और \n वाला पार्ट ही एक्चुअली वो वाला पार्ट है जो कि कर्सर को मूव कर रहा है ऑन द नेक्स्ट लाइन। अच्छा, एक आखिरी चीज़, इवन हम इस तरह भी कर सकते हैं, अज्यूमिंग दीज आर सम स्ट्रिंग वेरिएबल्स हमारे पास, तो हम इस तरह भी तो करते हैं या कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग str1 इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, और फिर स्ट्रिंग str2 एंड देन str3, और 2 में हम ये वैल्यू रख रहे हैं, और 3 में हम ये वैल्यू रख रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लाइक सी आउट str1 एंड देन सी आउट str2 एंड देन सी आउट str3। लेकिन यहाँ पे इन बिटवीन या तो इस तरह करेंगे हम, या फिर इस लाइन पे आके शुरुआत में \n लगा दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या इवन इस तरह भी कर सकते हैं। अज्यूमिंग के C++ में मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट अज्यूमिंग के ये प्लस के थ्रू ना हम कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग्स की, जिस तरह हम जावा में करते हैं या कर सकते हैं। तो वी आर अज्यूमिंग कि वो अलाउड है यहाँ पे, आई थिंक शायद होता भी है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन लेट्स अज्यूम कि इस तरह होता है। तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस एज वेल, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ये जो \n है ना, आप प्लस करके लगाएं या सीधा इधर भी लगा सकते हैं अगेन, ठीक है, आप इधर भी लगा सकते हैं, तीनों कोटेशंस के अंदर ही। बट द पॉइंट इज़ कि आपने ना उन वेरिएबल्स के अंदर ही या स्ट्रिंग्स के अंदर ही ना \n लगा दिया, फिर आप एक वेरिएबल को प्रिंट करें और फिर दूसरे को और तीसरे को, तो वो सारे
इंडिविजुअली नेक्स्ट लाइन पे खुद ब खुद आ जाएंगे, बिकॉज हर स्ट्रिंग जब प्रिंट होगा तो उसके एंड में हमने बैकस्लैश एन भी लगा दिया है जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देगा। और इसमें भी ऐसे ही है और इसमें भी ऐसे ही है। तो हर स्ट्रिंग प्रिंट होगी और कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला भी जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल इसी से हम यू कैन से इंस्पायर होके ना यहाँ पे असेंबली में भी जो कर रहे होंगे ना तो वो आप कर सकते हैं। तो बजाय कि आप वो इस तरह लिखें मूव एज कामा 2 एंड डी एल कामा 10 इन 21 एज एंड डी एल कामा 13 एंड इन 21 एज, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की एंड में ना डॉलर से पहले डॉलर से पहले ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि डॉलर शुड बी द लास्ट कैरेक्टर। तो हम फिलहाल डॉलर नहीं दे रहे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कॉमा दे के और लिख रहा हूँ 10 और कॉमा लिख के लिख रहा हूँ 13 एंड देन कोटेशन में मैं लिख रहा हूँ डॉलर। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द मेन स्ट्रिंग और काइंड ऑफ ये मैं उसकी एंड में ना ये एम्बेड कर रहा हूँ या अटैच कर रहा हूँ या कंकेटिनेट कर रहा हूँ काइंड ऑफ। तो ये 10 आपको पता है उसका कोड है लाइन उसका लाइन फीड का और 13 जो है वो रिटर्न का। तो आप 10 और 13 लिखें या जो है 0AH या 0DH भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे में यहाँ पे, बल्कि इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ इसकी शुरुआत में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0AH कामा 0DH एंड फिर हमारी स्ट्रिंग दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ के हमने इसकी शुरुआत में लिख दिया ये बैकस्लैश एन और फिर हमने उसको स्किन जो ओरिजिनल मैसेज है वो कॉन्केटिनेट कर दिया। तो दिस इज़ लाइक ये वाला जो है दिस इज़ लाइक दिस कि हम शुरू में वो स्ट्रिंग रख रहे हैं फिर एंड में बैकस्लैश एन दे रहे हैं। और ये जो दूसरा वाला है कि हमने शुरू में वो 10 और 13 लिखा जो कि आपको पता है आस्की कोड है लाइन फीड और कैरेज रिटर्न का रेस्पेक्टिवली, और वो दोनों मिलते हैं जब या दोनों डिस्प्ले होते हैं तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और उसके बाद फिर हमारा जो मेन मैसेज है वो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ उस तरह ही हम कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस। तो अब अगर आप देखें हमारा कोड क्या होगा, तो इसको अगर हम रन करेंगे तो पहले क्या होगा मैसेज 1 प्रिंट होगा। ठीक है, और मैसेज 1 क्या होगा वो कहेगा आई एम इनसाइड मेन प्रोसीजर, फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और फिर क्या होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल होगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल होगा तो उसमें ये मैसेज 2 प्रिंट होगा और उसकी भी हमने शुरुआत में लिखा है ये नेक्स्ट लाइन पे जाने का कोड। तो अगेन क्या होगा पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा फिर वो कहेगा आई एम इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर और फिर उसके साथ साथ ही क्या होगा पी भी प्रिंट हो जाएगा जो कैरेक्टर है। तो लेट मी यहाँ पे भी ना मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा आई थिंक 0AH एंड 0DH और फिर एंड में हम जो है डॉलर दे रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है ना स्ट्रिंग की एंड में देना ज़रूरी है। तो ये जो 0AH या 0DH वगैरह है ये आप पहले देंगे और डॉलर शुड बी द लास्ट कैरेक्टर। तो ये एक्चुअली क्या है दिस इज़ काइंड ऑफ इस तरह कर लिया हमने कि शुरू में भी दे दिया उसके और एंड में भी हमने बैकस्लैश एन दे दिया। तो शुरू में भी बैकस्लैश एन और एंड में भी, तो दिस इज़ लाइक दैट शुरू में भी बैकस्लैश एन या नीचे जाने का कोड कर्सर को नीचे मूव करने का कोड, फिर मैसेज इटसेल्फ और फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेजने का कोड। तो अभी आई थिंक आउटपुट सही आना चाहिए। पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल होगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल होगा तो उसमें मैसेज 2 प्रिंट होगा, तो वो पहले कर्सर को नीचे भेजेगा, फिर ये मैसेज आएगा, फिर कर्सर को नीचे भेजेगा, तो ये क्या होगा यूज़र डिफाइंड कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर प्रोसीजर जो है वो ख़त्म होगा और फिर मैसेज 1 दोबारा प्रिंट होगा। अच्छा, ये मैसेज 1 ना इस पी के साथ आएगा, तो इसलिए इसकी शुरुआत में भी हमें ये देना पड़ेगा 10 एंड 13।
ठीक है। अब इन दोनों के ना शुरू में और एंड में हमने ये दे दिया है काइंड ऑफ, ठीक है ना, दोनों की एंड में भी और शुरू में भी ना हमने कर्सर को नेक्स्ट भेजने का कोड लिख दिया है। फ़र्क ये है यहाँ पे मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ और ये ज़रूर नहीं है शुरुआत में डेसिमल में लिखा है तो यहाँ पे भी डेसिमल में लिखें, ये ज़रूर नहीं है। 0AH लिख दें आप, यहाँ पर मिक्स भी कर सकते हैं आप, 13 लिखते हैं आप, ठीक है। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, तो वो बाइनरी नंबर जाता है पीछे, ठीक है। तो अभी आई थिंक आउटपुट बिल्कुल सही आएगा कि ये अलग लाइन पे प्रिंट होगा, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर कर्सर नीचे जाएगा, पी प्रिंट होगा और फिर फंक्शन ख़त्म होगा और ये मैसेज 1 जो है वो दोबारा प्रिंट होगा और कर्सर पहले नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फिर ये मैसेज प्रिंट होगा। कहीं कहीं पे आपको लगेगा शायद एक्स्ट्रा एक खाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही होगी क्योंकि हमने दोनों की शुरुआत में भी दे दिया है, तो इट डजंट मैटर, बट जिस तरह हम चाह रहे हैं एटलीस्ट आउटपुट उस तरह आएगा। तो मैंने इसको सेव किया और लेट्स ट्राई टू रन इट। तो मेजम को इन्वोक किया, अच्छा सीवियर एरर 0DH नहीं डिफाइन लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 कौन सी है, अच्छा ये मैंने ODH लिखा है 0 नहीं, तो ये मसला था, अदरवाइज सिंटैक्स वाज ओके। सो दोबारा कंपाइल करते हैं हम, दोबारा लिंक करते हैं हम और फिर इसको हम रन करते हैं तो यू वुड सी आउटपुट सही आएगा। फ़र्क ये है कि यहाँ पे भी डबल वो हो रहा है, एक लाइन पहले खाली आ रही है फिर ये प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे भी एक लाइन पहले खाली आ रही है फिर ये प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये सही प्रिंट हो रहा है, ये सही प्रिंट हो रहा है और बीच में यहाँ पे भी एक लाइन खाली आ रही है क्योंकि इसकी दोनों की हमने एंड में भी लिखा था। तो ये मैसेज जब प्रिंट हो रहा है तो पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ये भी लिखा है, इस वजह से ये खाली लाइन आ रही है, फिर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, फिर ये जो है कर्सर को नीचे भेज रहा है, फिर ये मैसेज जब प्रिंट हो रहा है तो एक और बार कर्सर नीचे जा रहा है, तो इसलिए एक और खाली लाइन आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट होगा, कर्सर नीचे जाएगा और पी प्रिंट होगा, फिर ये लाइन जब चलेगी तो पहले कर्सर नीचे जाएगा पी वाली लाइन के, फिर ये प्रिंट होगा और एंड में भी हमने इसकी ये \n काइंड ऑफ लिखा है, तो एंड में भी ये क्या कर रहा है, एक खाली लाइन बीच में छोड़ रहा है। अदरवाइज़ ये कोड सही है, बस ये फ़र्क है कि एक दो लाइनें कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा खाली प्रिंट हो रही हैं। तो इज़ इट क्लियर एटलीस्ट टिल नाउ, यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है आपको? इज़ एवरीथिंग ओके क्लियर? ये वाला पार्ट इसका लाइक प्रोसीजर से कुछ खास लेना देना नहीं है, दिस इज़ लाइक अबाउट फॉर्मेटिंग द आउटपुट। आपको वो बड़ा सा लंबा सा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे ही ना आप 10, 13 या 0AH और 0DH वगैरह लिख सकते हैं, तो कर्सर बस नीचे चला जाएगा। स्ट्रिंग में ही अटैच कर रहे हैं काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एंड एलियास \n अलग प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये उसी तरह ही किया है हमने। क्लियर? अच्छा, अब एक्चुअली देखते हैं कि पीछे क्या होता है। ये तो लाइक हमने कोड लिखा और उसको रन करके देखा तो आउटपुट आ रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। एक्चुअली ये जब कोड चल रहा है तो एक्चुअली पीछे क्या क्या हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ना एंड मैन, ये दो काम करती है। एक तो ऑफ कोर्स बताती है लाइक दिस इज़ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर एंटायर प्रोग्राम, यानी हमारा पूरा प्रोग्राम इधर एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो एंड मेन लिखा है ना आपने, ये एक्चुअली उसको बता रहा है जो असेंबलर है या जो भी उसको बता रहा है कि स्टार्टिंग जो प्रोसीजर है या स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना हमारे कोड का, वो कौन सा होना चाहिए। आज से पहले तो हमारे जितने भी कोड लिखे थे हमने, उनमें एक ही प्रोसीजर होता था, तो इसलिए स्टार्टिंग वही होता था लाइक मेन। लेकिन अभी देखें दो प्रोसीजर हैं, तो सीपीयू को या असेंबलर को हम बता
रहे हैं या हमें बताना पड़ेगा कि दो प्रोसीजर हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से हो। अगर आप गौर करें तो ऊपर तो हमने ये लिखा है और मेन प्रोक उसके नीचे लिखा है, तो नॉर्मली तो हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन हैपेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो होना तो ये चाहिए था ना कि ये चले, लेकिन नहीं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर आप आउटपुट पे गौर करें तो क्या लिख रहा है, आई एम इनसाइड द मेन प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है और फिर मेन प्रोसीजर। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, हालांकि मेन प्रोक जो है वो नीचे लिखा है, हमने ऊपर ये लिखा है, लेकिन बिकॉज हमने इसमें ये जो लिखा है ना एंड मेन, तो इसमें ये जो नाम लिखा है ना हमने मेन, ये एक्चुअली बताता है असेंबलर को कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग पोजीशन है या स्टार्टिंग में भी एंट्री पॉइंट है, व्हाट एवर यू कॉल इट, वो जो है मेन प्रोसीजर है। भले यहाँ पे 10 प्रोसीजर बनाएं आप, लेकिन अगर आपने इस तरह लिखा है एंड मेन, तो ये असेंबलर को बताएगा कि स्टार्ट जो है ना एग्जीक्यूशन वो मेन से करो, उसके बाद उनके अंदर हम कोई एक दूसरे को प्रोसीजर्स कॉल कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत जो है वो एंट्री पॉइंट जो है वो मेन प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि सबसे पहले मेन प्रोसीजर चल रहा है, तो मेन प्रोसीजर के हम अंदर ये काइंड ऑफ सेटिंग कर रहे हैं, देन वी आर रिटन द कोड ऑफ प्रिंटिंग द मैसेज 1, जिसके अंदर हमने ये लिखा है कि आई एम इनसाइड द मेन प्रोसीजर। देन थ्रू दिस स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर को। तो ये जब स्टेटमेंट चल रही होगी ना, इसको थोड़ा सा प्लीज़ गौर से सुनिएगा, जब ये स्टेटमेंट चल रही होगी तो पीछे अगर आपको याद हो, ये चीज़ हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस वगैरह में भी की थी डिस्कस, आई मीन आपने पढ़ी होगी, जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर इस तरह कोई मेथड्स हैं 2-3, लाइक ए है, फिर बी है, ठीक है, और इसी तरह फिर सी है मे बी, ठीक है, और उनके अंदर कोई कोड है। तो ए के अंदर आप मे बी कुछ कर रहे हैं, कोई सा भी कोड कर रहे हैं, और फिर बी को कॉल कर रहे हैं आप, ठीक है, और बी के अंदर भी आपने कोई और कोड लिखा है व्हाटएवर, और फिर सी को कॉल कर रहे हैं मे बी, ठीक है, और सी में कोई सा भी कोड लिखा है आपने, ठीक है, और फिर एक्चुअली क्या है, मेन प्रोसीजर है, उसके अंदर लेट सपोज आपने इस तरह लिखा है मे बी दिस इज़ स्टार्ट, और फिर आप ए को कॉल कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं दिस इज़ एंड। तो यूजुअली क्या होगा, ये लाइन प्रिंट होगी, फिर जब ए प्रोसीजर कॉल होगा तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा आपने वो चलेगा, और फिर बी कॉल होगा, फिर बी के अंदर जो भी कोड लिखा है आपने वो चलेगा, और सी कॉल होगा, और फिर सी के अंदर जो कोड लिखा है आपने वो चलेगा, और वापस फिर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में आते हैं। तो ये जब ख़त्म होगा तो इसके बाद बी मेथड के अंदर आपने बाद में अगर कुछ कोड लिखा होगा तो वो चलेगा, और फिर जब ये बी ख़त्म होगा तो ए की जो ए प्रोसीजर है या फंक्शन है उसके अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वापस चला जाएगा, और बी की कॉल के बाद अगर आपने कुछ भी लिखा था तो वो चलेगा, और फिर जब ये ए की बॉडी भी ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, और ये एंड जो है ना वो प्रिंट होगा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल्स वगैरह नहीं बनाए, लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल्स भी बनाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप प्रोसीजर कॉल करते हैं या फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो स्टैक के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं और रिटर्न एड्रेस हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये वाली है, तो इसका जो एड्रेस है वो भी मेन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल है अगर वो भी, और प्लस में जो रिटर्न एड्रेस होता है, यानी प्रोसीजर अगर ये ख़त्म हो जाए इसकी कॉल इसकी बॉडी, तो वापस कहाँ पे आना है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है सीपीयू को, तो वो उसका एड्रेस, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जिसका हम रिटर्न एड्रेस भी कहते हैं, वो चीज़ें जो है ना हम स्टैक में रखते हैं, ठीक है। एक पूरा आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप बन जाता है, या फॉर्मल टर्म तो स्टैक फ्रेम होता है, हम कहते हैं स्टैक फ्रेम बन जाता है,
यानी एक बड़ा सा आप कह सकते हैं पैकेज या ऑब्जेक्ट टाइप चीज़ बन जाती है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम रखते हैं, लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज़, रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर एंड ऑल दैट। पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल ही होते हैं एक्चुअली। तो वो सारे हम सेव करते हैं और फिर जो है ना प्रोसीजर कॉल होता है, ठीक है। और फिर जब हम वापस आते हैं तो क्या होता है, वो जो स्टैक फ्रेम है ना वो स्टैक से पॉप होता है और वहाँ से लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है और रिटर्न एड्रेस भी एक्सट्रैक्ट होता है और फिर प्रोग्राम काउंटर में वो रिटर्न एड्रेस रखा जाता है और फिर सीपीयू जो है वो वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच करता है और उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी ना एक्चुअली यही हो रहा है। आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो रजिस्टर है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो सबसे पहले लेट सपोज अगर ये इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में इसका एड्रेस होगा, ये चल रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में इसका एड्रेस होगा एंड सो ऑन। फिर जब ये चल रही होगी तो लॉजिकली तो ऐसे होना चाहिए काइंड ऑफ कि इसका एड्रेस होना चाहिए उसमें, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कॉल कीवर्ड ना, ये कॉल क्या करता है काइंड ऑफ कि स्टैक पे ना वो स्टैक फ्रेम बना देगा और वो पूरा एक ऑब्जेक्ट या पैकेज या बंडल टाइप चीज़ ना पुश कर देगा स्टैक में, जिसमें क्या होगा अगर कोई वेरिएबल्स वगैरह होंगे तो उनकी वैल्यूज़ या फिर इस इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको हम रिटर्न एड्रेस भी कह रहे हैं, इसका एड्रेस जो है ना स्टैक में पुश करेगा और उसके बाद क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर में इसका नहीं बल्कि इस प्रोसीजर के अंदर जो पहली स्टेटमेंट होगी उसका एड्रेस रख देगा, विच इज़ लाइक दिस। और फिर नेक्स्ट जब ये चल रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में इसका होगा, फिर जब ये चल रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में इसका होगा एंड सो ऑन, ऑल दैट। और ये सारा कुछ चल रहा होगा। फिर ये रिटर्न जब चलेगी स्टेटमेंट, ये रिटर्न क्या करेगी, जो स्टैक में हमने पुश किया ना वो स्टैक फ्रेम जहाँ पे ये वाला रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल्स वगैरह वो सारे रखे थे, तो ये रेट जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी वहाँ से पॉप कर देगी स्टैक से और अगर कोई लोकल वेरिएबल्स वगैरह हैं तो उनकी वैल्यू उनको असाइन हो जाएगी और प्रोग्राम काउंटर में फिर इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा जाएगा ताकि जब यहाँ से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रिटर्न कर दे तो नेक्स्ट जो है वो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन एक्चुअली ये हो रहा है, कॉल जो है ना स्टैक में पुश करता है स्टैक फ्रेम और फिर कॉल करता है फंक्शन को या प्रोसीजर को, और रिटर्न जो है वो क्या करती है कि स्टैक से पॉप करती है वैल्यू और वो वेरिएबल्स में या रजिस्टर्स में असाइन होती हैं, लाइक प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी एंड सो ऑन, और स्टैक से वो एंट्री जो है वो डिलीट भी हो जाएगी, पॉप भी हो जाएगी। तो बिहाइंड द सीन ना एक्चुअली ये हो रहा होता है। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गए आपको? यहाँ तक कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? अगर नहीं है तो हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट्स सी लेट्स ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ना आप देखेंगे कि वाकई पीछे जैसे मैंने अभी बताया कॉल और ये रिटर्न का जो पर्पस है वो ऐसे ही हो रहा है। सो शुड आई प्रोसीड, कंटिन्यू करूँ मैं? ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोसीजर को मैं कर रहा हूँ ऊपर नहीं रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ उसको मेन प्रोसीजर के नीचे, लेकिन ऑफ कोर्स एंड मैन से पहले रखना पड़ेगा क्योंकि एंड मैन शुड बी द लास्ट। ये लाइन जो है ना, दिस इज़ द एंडिंग ब्रैकेट ऑफ द इंटायर प्रोग्राम, तो ये आखिरी होना चाहिए। उससे पहले आप ये जो डॉट कोड वाला पार्ट है और ये एंड मैन, इसके बीच में आप कहीं भी जितने भी प्रोसीजर्स बनाने हो आपको वो सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स सी क्या होता है। तो लॉजिकली तो वही कुछ होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा है एंड मैन, तो स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी मेन प्रोसीजर। तो मेन प्रोसीजर में ये मैसेज प्रिंट होगा इनसाइड द मेन प्रोसीजर, और फिर जो है हम यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं तो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कॉल होगा, ये मैसेज 2 प्रिंट करेगा जिसमें हमने लिखा है हम इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर हैं, और फिर पी को प्रिंट करेगा, पी कैरेक्टर को, और फिर रिटर्न करेगा। और जब रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे वापस आएंगे और फिर ये मैसेज 1 दोबारा प्रिंट होगा जहाँ पे लिखा है हमने इनसाइड द मेन प्रोसीजर, और फिर जो है उसके बाद एग्ज़िट का कोड लिखा है हमने, तो प्रोग्राम शुड
एंड। तो लेट्स सी ऐसे ही हो रहा है, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो दोबारा हम इसको असेंबल कर रहे हैं, नो एरर्स, लिंक कर रहे हैं, नो एरर्स, और रन कर रहे हैं, तो आउटपुट ऐसे ही आ रहा है। आई एम मेन प्रोसीजर, इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर पी प्रिंट हो रहा है और फिर इनसाइड द मेन प्रोसीजर। तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लेट मी रिमूव दिस कोड फ्रॉम मेन प्रोसीजर। अब आप देखिएगा कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स एक तो वो मसला आएगा, डॉस बॉक्स हैंग हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम ठीक से क्लोज नहीं होगा, मुझे माउंट वगैरह दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी एक और दूसरा मसला भी आएगा। तो इसको मैं या तो मैं पूरा डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। बात वही है, ये कमेंटेड है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करें आफ्टर असेंबलिंग, तो यू वुड सी कि आउटपुट जो है ना वो उस तरह ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, या कुछ गड़बड़ है। तो लेट्स असेंबल इट अगेन, नो एरर्स, लिंक, नो एरर्स एंड रन। तो अभी आप गौर करिएगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ, लुक क्या हुआ। आई एम इनसाइड द मेन प्रोक, फिर इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोक, और फिर पी प्रिंट हो रहा है, और आई एम इनसाइड द मेन प्रोक। यहाँ तक तो एवरीथिंग इज़ ओके, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले मेन प्रोसीजर चलेगा, फिर यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर चलेगा, पी प्रिंट होगा, वहाँ से वापस आएंगे और मेन प्रोसीजर चलेगा। ये दो लाइनें एक्स्ट्रा क्यों आई हैं, आई एम इनसाइड द मेन प्रोक और ये पी दोबारा क्यों प्रिंट हो रहा है? हमने तो एक बार कॉल किया है। अगर आप देखें जो मेन प्रोक है उसके अंदर कॉल वाली जो स्टेटमेंट है वो तो हमने एक बार लिखी है, कहीं पे भी आप देखें दोबारा कॉल नहीं लिखी, ठीक है। मैं फाइन भी कर रहा हूँ, लेट सपोज, तो कॉल आप देख सकते हैं एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा किसी और जगह पे किया ही नहीं है हमने कॉल, ठीक है। तो ये दो बार यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर क्यों कॉल हुआ, और ये पी दोबारा भी प्रिंट हो रहा है, और ना सिर्फ प्रिंट हो रहा है बल्कि वहाँ से वापस भी नहीं जा रहे हम। अगर आप गौर करें तो एक्चुअली क्या है कि यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर चलेगा, वो मैसेज 2 प्रिंट करेगा कि आई एम इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, और फिर पी प्रिंट करेगा। फिर वहाँ से वापस जाएंगे हम, और वापस जाएंगे यहाँ पर जहाँ पे कॉल स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है और उसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वगैरह है वो चलेगी काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ से एक्चुअली हम वापस ही नहीं जा रहे। आपको लगेगा कि वो जो एग्ज़िट वाला कोड मैंने कमेंट किया है ये वाला, उसकी वजह से अटके हुए हैं हम, नहीं। एक्चुअली ये यहाँ पे ही अटके हुए हैं हम, ये जो लाइन है ना इसकी, ये वाली, इस पे ही अटके हुए हैं। आप ये कोड अगर आपके पास किसी के पास ना EMU 8086 अगर खुला हुआ है ना, उसमें ये कोड लिखें और रन करें ना, आपको ऐसे फील कराएगा वो कि ये इन्फिनिट लूप चल रहा है काइंड ऑफ। आप में से कोई लाइव मेरे साथ कर रहा है इसको कोड और रन कर रहा है? इज़ देयर एनीवन डूइंग दिस? अगर किसी ने किया है ना, उसको ये लगेगा, फील होगा कि ये ना इन्फिनिट लूप चल रहा है। जी कृष्णा बता रही हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो यहाँ पे अटका हुआ है, CPU काइंड ऑफ। जो हमने एग्ज़िट वाला कोड कमेंट किया है ना, उसकी वजह से नहीं, ये इस लाइन की वजह से ही ना, ये इन्फिनिट लूप, ये लाइन ना कंटिन्यूसली पीछे रन हो रही है और कुछ करने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करने की कोशिश कर रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि हमने यहाँ पे उसको बताया कि मेन प्रोक जो है वो एंट्री पॉइंट है या स्टार्टिंग, तो ये चलेगा। फिर हम यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चलेगा। और फिर वहाँ पे जो भी लिखा है हमने मैसेज 2 प्रिंट किया है और पी प्रिंट किया है और फिर रिटर्न किया है, तो वो वहाँ से वापस आएगा। अच्छा, जब ये लाइन चलेगी, मैंने आपको बताया, तो क्या होता है, कॉल के थ्रू यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर जो कॉल हो रहा है ना, वो यूजिंग कॉल कीवर्ड हो रहा है, जो कि लीगल या सही तरीका है। तो उससे क्या होता है कि ये कॉल कीवर्ड क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि स्टैक में ना एंट्री करता है।
लोकल वेरिएबल्स वगैरह एंड सो ऑन। मेन थिंग इज़ कि ये जो रिटर्न एड्रेस है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना, उसका एड्रेस भी स्टैक में वो पुश कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट जब चलती है तो क्या होता है, ये स्टैक से पॉप करती है वो वैल्यू जो हमने पुश की थी, ठीक है। और वो पॉप करके और जो रिटर्न एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में रख देता है, और प्रोग्राम काउंटर में इस केस में इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आएगा, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो सक्सेसफुली मैसेज 1 को दोबारा प्रिंट करेगी एंड सो ऑन। बट उसके बाद क्या होगा, एक बार ये सही चल रहा है, अगर आप गौर करें आउटपुट पे तो एक बार ये सही चल रहा है, मेन प्रोसीजर के अंदर सही है, ये वाला पार्ट चल रहा है। फिर यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कॉल हो रहा है और उसके अंदर मैसेज 2 प्रिंट हो रहा है, मैसेज 2 प्रिंट हो रहा है, पी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ तक भी एवरीथिंग इज़ ओके इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, पी प्रिंट हो रहा है, और वहाँ से रिटर्न भी कर रहे हैं हम कर्सर को वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम। तो रिटर्न क्या करेगा, वहाँ से जो एंट्री थी पुश हुई स्ट्रैक में, उसको पॉप करके वहाँ से रिटर्न एड्रेस लेगा इस इंस्ट्रक्शन का जो कि कॉल के नेक्स्ट है, और वो प्रोग्राम काउंटर में रखेगा, और सीपीयू सक्सेसफुली या इजीली या सही तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, बिकॉज हमने एग्जिट वाला कोड नहीं लिखा, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, ये प्लीज़ गौर से सुनिएगा। बिकॉज देयर इज़ नो कोड टू फोर्सफुली एग्जिट द प्रोग्राम, तो ये जब ख़त्म हो रहा है ना प्रोसीजर, उसके बाद नॉर्मल फ्लो में ये प्रोसीजर दोबारा कॉल हो रहा है। आई रिपीट, नॉर्मल फ्लो में हमने कॉल नहीं किया उसको लीगल तरीके से, एटलीस्ट लीगल तरीका ये है कि कॉल कीवर्ड के थ्रू हम कॉल करें उसको, लेकिन बिकॉज हमने एग्जिट का कोड नहीं लिखा या कमेंट किया है, तो क्या हो रहा है कि ये कोड एक बार लीगली कॉल हो रहा है यूजिंग कॉल कीवर्ड, उसके बाद क्या हो रहा है, सीक्वेंशियल नॉर्मल फ्लो में ना ये चल रहा है, और जब ये नॉर्मल फ्लो में चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, मैसेज 2 दोबारा प्रिंट कर रहा है, यू कैन सी द आउटपुट, वो दोबारा कह रहा है आई एम इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, और ये पी को प्रिंट भी कर रहा है, पी भी प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे ये लाइन जब चल रही होगी ना, इस पर अटका हुआ होगा, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप उसमें EMU 8086 में देखिएगा, एक येलो यहाँ पे ना एक विंडो होती है, मैंने आपको बताया था उसमें, जहाँ पे ना येलो कलर से हाईलाइट होती है, तो आप गौर करें अगर, तो येलो कलर से ना यही इंस्ट्रक्शन हाईलाइटेड और बार बार ना यही चल रही होगी काइंड ऑफ इन्फिनिट लूप में। उसका रीज़न ये है कि जैसे थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि ये स्टेटमेंट जब चलती है ना, तो ये क्या करती है, स्टैक से पॉप करती है, ठीक है। स्टैक में ये अज्यूम करती है कि हमने फंक्शन को लीगल तरीके से कॉल किया होगा यूजिंग दिस कॉल कीवर्ड, और ये कॉल कीवर्ड स्टैक में वो एंट्री पुश करती है, एक एंट्री बनाती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, वो स्टैक से वो एंट्री पॉप करती है, और वहाँ से फिर रिटर्न एड्रेस लेके और प्रोग्राम काउंटर में रखती है, ताकि जो कॉल के बाद वाली इंस्ट्रक्शन है वो लीगली नॉर्मली चलें। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक बार तो ये लीगली सही चला, इसने पुश किया, रिटर्न ने पॉप किया, और ये इंस्ट्रक्शन इसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रखा गया और ये सक्सेसफुली चल गई। उसके बाद ये नॉर्मल फ्लो में जब चल रहा है खुद से, जब हमने इसको कॉल नहीं किया, उस वक्त ये जब स्टेटमेंट चल रही है, तो ये क्या कर रही है, इट इज़ ट्राइंग टू पॉप फ्रॉम स्टैक, और वहाँ से वो रिटर्न एड्रेस लेके उसमें प्रोग्राम काउंटर में रखे। लेकिन मसला ये है कि रिटर्न एड्रेस उसमें है ही नहीं, क्योंकि एक बार जब कॉल हुआ तो इसने पुश किया, ठीक है, इस कॉल स्टेटमेंट है, फिर ये फंक्शन जब कॉल हुआ ये सारा कुछ चला, और जब पहली बार लीगली ये रिटर्न स्टेटमेंट चली, यहाँ पर ये पी प्रिंट किया, और उसके बाद जब ये लीगली चली तो इसने तो पॉप कर दिया, और वहाँ से रिटर्न एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रखा, एंड लीगली ये स्टेटमेंट चली। अब दूसरी बार ये जो है ना नॉर्मली चला है प्रोसीजर, और विदाउट यूजिंग द कॉल कीवर्ड चला है, अपनी ही मर्ज़ी से चला है काइंड ऑफ, हमने उसको कॉल नहीं किया यूजिंग कॉल कीवर्ड, ये अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल फ्लो की वजह से चला है। अब क्या है कि स्टैक में एंट्री है ही नहीं, अब ये स्टेटमेंट कंटिन्यूसली क्या कर रही है, वहाँ से पॉप करके कुछ डिलीट करके और रिटर्न एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं, इसलिए ना ये इन्फिनिट लूप में बार बार ट्राई कर रही है कि मैं डिलीट करके प्रोग्राम काउंटर में रखूँ कुछ, लेकिन वहाँ पे स्टैक में कोई एंट्री है ही नहीं, तो ये काइंड ऑफ इन्फिनिट लूप में इस वजह से अटकी हुई है। तो ये चीज़ भी ना आपको जहन में रखनी होगी, पीछे एक्चुअली फ़्लो जो है ना ऐसे होता है, और ये स्टेटमेंट वाकई इस तरह काम करती है। कॉल जो है वो स्टैक में पुश करता है, और
रिटर्न जो है वो पॉप करके और फिर मेन प्रोसीजर या जो भी कॉलर प्रोसीजर है उसको फ्लो उसको कंट्रोल रिटर्न करते हैं। जी, किसी को सवाल है कोई? ओके, सो अभी तक हमने क्या किया या क्या देखा कि प्रोसीजर कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं। और ये भी हमने देख लिया कि अगर ये एग्ज़िट वाला कोड नहीं है और सीक्वेंस इत्तेफाक से ऐसी है कि ये बाद में है, ठीक है ना, कि ये बाद में हमने रखा है, लाइक मेन प्रॉक ऊपर रखा है और ये नीचे, तो एक बार ये लीगली चलेगा काइंड ऑफ, दूसरी बार ये नॉर्मल फ्लो में चल रहा है और वो गड़बड़ होगी काइंड ऑफ इन्फिनिट लूप वाली। तो इससे बचने का जुगाड़ी तरीका तो ये है कि इसको आप ऊपर रखें, ठीक है ना। इसको अगर आप ऊपर रखेंगे ना, उसमें क्या होगा, इसको मैं दोबारा ऊपर रख रहा हूँ मेन प्रॉक के ऊपर, कोड के अंदर ही, ठीक है। तो अब क्या है एटलीस्ट कि स्टार्टिंग पोजीशन एंट्री पॉइंट जो है वो मेन ही है, तो ये क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर हम इसको कॉल करेंगे और जब इसको हम कॉल करेंगे तो स्टैक में एंट्री पुश होगी और ये कॉल होगा एंड ऑल दैट, और रिटर्न क्या करेगा स्टैक से वो पॉप करके और उसका रिटर्न एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन का वहाँ पे रख देगा और ये इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली चलेंगी। और उसके बाद इवन एग्ज़िट नहीं भी लिखा हमने, फिर भी क्या होगा, ये कोड नॉर्मली एटलीस्ट फ्लो बंद हो जाएगा, लेकिन वो डॉस बॉक्स अटका हुआ होगा काइंड ऑफ, कंट्रोल वो उसको नहीं देगा। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, तो यू वुड सी जो 2 बार प्रिंट हो रहा था ना एटलीस्ट, या 2 बार जो कॉल हो रहा था वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो एग्ज़िट का कोड नहीं लिखा मैंने तो इसलिए वो अटका हुआ होगा, लेकिन दैट इज़ एन अदर प्रॉब्लम एक्चुअली, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉक। तो एरर नहीं है कोई, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। एंड देन इसको अगर हम रन करें तो यू वुड सी लीगली चल रहा है, सही चल रहा है। एक बार ये मेन प्रॉक चल रहा है, फिर इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, फिर पी प्रिंट हो रहा है और वहाँ से वापस आके हम इनसाइड द मेन प्रॉक हैं, ये वाला चल रहा है। मसला सिर्फ इसकी वजह से कि हमने एग्ज़िट वाला कोड नहीं लिखा था, ठीक है। तो एक जुगाड़ तो ये है कि आप इसको ऊपर रख दें, ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज़ जुगाड़ काइंड ऑफ थिंग। बेहतर ये है कि जो मेन प्रोसीजर है उसके अंदर ये एग्ज़िट वाला कुछ रख लें, या अगर बहुत सारे प्रोसीजर हैं और उनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो रही है या कुछ, तो आप ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि वो नॉर्मल फ्लो में बाद वाले कोई एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहे हैं ऑल दैट, तो उससे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो उनकी प्लेसमेंट जो है कोड में वो आप देख लीजिएगा और ठीक से हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या था, और एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मुझे बंद करके दोबारा माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट के अंदर, अच्छा एक और चीज़, लेट्स ट्राई दैट, और यहाँ से भी हम प्रूव करेंगे वो पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि ये जो हम लिखते हैं एंड मेन, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जिस भी प्रोसीजर का आप नाम देंगे यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो अभी मेन प्रोसीजर का नाम है, तो इसको अगर मैं रन करूँ या पहले जिस तरह हम रन कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि मेन प्रोसीजर ही स्टार्टिंग पॉइंट था एक्चुअली, ठीक है ना। तो मेन प्रोसीजर से स्टार्ट हो रहा है, फिर यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कॉल हो रहा है, उसके अंदर जो बॉडी है वो, फिर हम वापस आ रहे हैं मेन में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ एंड, और प्रोसीजर का नाम क्या था, प्रिंट चार्ज, तो अब देखिएगा आप, और दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, हालांकि इसको आप ऊपर रखें भले या मेन के नीचे रखें आप भले, ठीक है। अच्छा फ़िलहाल मैं ऊपर ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, ऑफ कोर्स फ्लो आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हमने क्या रखा है, प्रिंट चार। अगेन क्या होगा, गड़बड़ होगी, यू वुड सी, क्योंकि ये मैसेज प्रिंट होगा और ये पी चलेगा। लेकिन अब देखिएगा आप, एग्ज़िट का कोड भी मैंने लिखा है,
ठीक है ना, एग्ज़िट का कोड भी है हमारे पास। और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोग्राम में जब रन कर रहा हूँ, ये पुराना वाला है, तो वो ठीक से रन हो रहा है और एग्ज़िट भी हो रहा है, और डॉस बॉक्स जो है वो हैंग नहीं हो रहा। लेकिन अभी आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंड प्रिंट 4। तो अब मेन मेथड पहले नहीं चलेगा, पहले क्या चलेगा, ये प्रिंट 4। अब पहले अगर ये प्रिंट 4 चल रहा है तो क्या होगा, ये मैसेज 2 प्रिंट करेगा, पी को प्रिंट करेगा, और अगेन क्या करेगा, रिटर्न करने की कोशिश करेगा। अब जब रिटर्न कर रहा है तो ये पॉप करता है स्टैक से, लेकिन स्टैक में ऑलरेडी एंट्री है ही नहीं, क्योंकि इस प्रोसीजर को हमने लीगली कॉल नहीं किया यूजिंग कॉल वाला कीवर्ड। तो ये तो खुद से ही कॉल हुआ है, या विदाउट कॉलिंग द यूजिंग द कॉल कीवर्ड। तो कॉल जब नहीं हुआ यूज़, तो वो स्टैक में एंट्री भी नहीं है, एंट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिलीट पॉप करके और रिटर्न एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेगा। और आई थिंक ये यहाँ पे अगेन स्टक हो जाएगा। अल्दो हमारे कोड में एग्ज़िट वाला कोड वगैरह भी है, लेकिन मसला ये है कि विदाउट यूजिंग द कॉल कीवर्ड ना, इसको हमने एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, और उसकी वजह से वो कॉल हो रहा है खुद से, या विदाउट यूजिंग द कॉल कीवर्ड ये कॉल हो रहा है। तो अभी भी आप देखिएगा कि इसमें ना गड़बड़ होगी। एक चीज़ प्रूव हो रही होगी हमारी कि स्टार्टिंग पॉइंट अब मेन प्रोसीजर नहीं है, हमारा यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर है, लेकिन मसला क्या हो रहा होगा कि वो ठीक से रन और क्लोज नहीं हो रहा होगा। सो यू कैन सी ये गड़बड़ हो रही है। एक तो ये गड़बड़ इस वजह से हुई है कि वो हम सेटिंग नहीं करके आए, ये वाली @data वाली, क्योंकि ये हम सेटिंग मेन प्रोसीजर में कर रहे हैं, तो ये हमने नहीं की ना, तो ये स्ट्रिंग सही से प्रिंट नहीं हो रहा, और उसके आगे कुछ गार्बेज वैल्यू इन ऑल दैट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी सेटिंग हम मेन प्रोसीजर में कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो इसलिए ये इनसाइड द सॉरी 1 मिनट, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो ये है एक्चुअली, ठीक है, और स्टार्टिंग पोजीशन ये है, और आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट कुछ अजीब व गरीब आ रहा है। अच्छा, आई एम इनसाइड द मेन प्रोसीजर पहले रन हो रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रिंट हो रहा है। आई थिंक ये चीज़ें ना हो रही हैं प्रिंट, आई थिंक सो, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन या एंट्री पॉइंट ना हमने इसको बना दिया है, और पी भी प्रिंट हो रहा है, यू कैन सी। अच्छा, मैसेज 2 नहीं प्रिंट हुआ, मैसेज 1 प्रिंट हुआ है, और फिर पी प्रिंट हो रहा है। ओके, इसका मैं देखूँगा कंफर्म कि एक्चुअल रीज़न क्या है, बट द पॉइंट इज़ कि एटलीस्ट एक चीज़ जो हम कह रहे थे कि ये अटक जाएगा यहाँ पे पी को प्रिंट करने के बाद, वो एटलीस्ट हो रहा है। और आप अगर EMU 8086 में इसको रन कर रहे हैं तो आप देखिएगा अगेन वो काइंड ऑफ उसी तरह उस इन्फिनिट लूप में चला गया होगा, क्योंकि ये वाली लाइन रिटर्न वाली ना चल रही होगी, और ये ट्राई कर रही होगी कि वहाँ से स्टैक से ये पॉप करे और रिटर्न एड्रेस रख दे, लेकिन वहाँ पे एंट्री होगी ही नहीं, कॉल कीवर्ड हमने यूज़ किया ही नहीं, वो एक्चुअली पुश करता है। सर अगर एक्स डेटा मूव DS यस, ये अगर प्रिंट ये अगर रखें तो यूज़र डिफाइन चल रहा है ओनली। अच्छा, अगेन यस, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ना, ये एक्चुअली उसको काइंड ऑफ सेटिंग करती हैं डेटा सेगमेंट रजिस्टर की, और डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है उसके अंदर ना वेरिएबल वगैरह की आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है, या वेरिएबल्स डेटा सेगमेंट में बनते हैं, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हम DS रजिस्टर में रखते हैं, उसके बाद अगर हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे ना वो सही यूज़ होते हैं। तो ये वाली सेटिंग हमने नहीं की सही तरीके से ना, तो इसलिए ये अजीबोगरीब आउटपुट आ रहा है। तो ये लाइनें अगर आप यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में रखेंगे, ये लाइनें अगर आप यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये सही से मैसेज 2 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे ना ये अटक जाएगा उसके बाद भी। तो लेट्स डू दिस, या चेक दैट। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये वाली लाइंस में कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे रख रहा हूँ। तो अभी अगर हम डॉस बॉक्स को दोबारा चलाएं, माउंट के टिल्डा /mp के,
और asm test proc dot asm linker test proc dot obj and test proc। तो ओहो क्या आ गया, रन टाइम एरर आ गया, नल पॉइंटर असाइनमेंट अगेन गड़बड़ हो गई, एटलीस्ट सही से प्रोग्राम नहीं चला। ठीक है, सही से प्रोग्राम नहीं चला क्योंकि ये प्रोसीजर नॉर्मली चल रहा है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मैसेज टू वो सही चला है इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, पी भी प्रिंट हुआ है, लेकिन ये रिटर्न जो है ना स्टेटमेंट जब चल रही है विदाउट ये कॉल कीवर्ड के थ्रू जो फंक्शन कॉल हुआ है, यानी फंक्शन कॉल नहीं हुआ लीगली, ऐसे ही ये स्टेटमेंट चल रही है, तो ये फिर अजीब व गरीब आउटपुट आ रहा है। और आपके पास हो सकता है वो इन्फिनिट लूप ही दिखा रहा हो काइंड ऑफ, बट द पॉइंट इज़ कि ये लीगल या सही तरीके से नहीं चल रहा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने देखी, एक तो ये एंड के बाद जिस प्रोसीजर का नाम देते हैं आप, वो स्टार्टिंग पोजीशन वो एंट्री पॉइंट बन जाता है। और अगर आपके पास आपकी कोड में 10-15 या बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, तो जिस प्रोसीजर का नाम आपने यहाँ पे दिया होगा वो सबसे पहले चलेगा। तो ये चीज़ भी प्रूव हो रही है ये वाली आउटपुट से, यू कैन सी कि इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर ये वाला आउटपुट आ रहा है हमारे पास और पी भी प्रिंट हो रहा है। और दूसरी चीज़ अगेन पहले भी हमने देखी थी कि विदाउट यूजिंग द कॉल कीवर्ड अगर प्रोसीजर कॉल हो रहा है वो नॉर्मल फ्लो में या किसी भी तरह, तो जब ये रिटर्न वाली लाइन चल रही होगी ना तो ये गड़बड़ करेगी, बिकॉज इट विल ट्राई टू पॉप वैल्यूज़ from stack and extract return address and then put that address into the program counter or instruction pointer register and let the program continue its flow in the normal sequence जहाँ पे कॉल ख़त्म हुई थी एंड सो ऑन। बट यहाँ पे बिकॉज ये कॉल कीवर्ड के बगैर ही कॉल हुआ है तो इसलिए वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो ये गड़बड़ करेगा, अजीब व गरीब आउटपुट देगा या इन्फिनिट लूप चलेगा काइंड ऑफ, या यहाँ पे फिर ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है कुछ। इज़ इट क्लियर? तो इसको हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको अनकमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन हम मेन ही को एज द एंट्री पॉइंट कर रहे हैं। तो मैं दोबारा रन कर रहा हूँ और अभी ये सही चलना चाहिए। सो अभी ये सही चल रहा है इनसाइड द मेन प्रोग, इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, कैरेक्टर भी प्रिंट हुआ, वहाँ से वापस आए और मेन प्रोग में आके हम लीगली एग्ज़िट हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारा ओरिजिनल कोड ही था। जस्ट ये हमने एक दो चीज़ें चेक करके देखी कि यहाँ पे अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं तो वो वाला प्रोसीजर एंट्री पॉइंट बन रहा है या स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? नेक्स्ट ना हम देख रहे हैं कि आप प्रोसीजर को, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर को पैरामीटर कैसे पास करेंगे और वहाँ से वैल्यू रिटर्न कैसे कराएंगे। ठीक है, जिस तरह हम हाई लेवल लैंग्वेजेस C++ या जावा में करते हैं, तो यहाँ पे भी आप पैरामीटर पास करा सकते हैं और वहाँ से वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और मे भी आपको शायद ऐसे भी फील हो कि ये तो लाइक जुगाड़ है या एक्चुअली तो वैल्यू पास नहीं हो रही या रिटर्न नहीं हो रही, लेकिन असेंबली में ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही होता है। तो पहले हम देखते हैं पैरामीटर पास कैसे करते हैं। तो एक्चुअली अगर हम कहें ना तो जिस तरह आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में यहाँ पे ना पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ इंटीजर ए वगैरह वगैरह, और जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे ना उसको वो वैल्यू देते हैं सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई वैल्यू पास करानी हो प्रोसीजर को, तो वो वैल्यू ना आप किसी वेरिएबल में या रजिस्टर में स्टोर करते हैं। और बिकॉज दीज वेरिएबल्स और रजिस्टर्स आर लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स, तो फिर उनको ना आप उन रजिस्टर को या उस वेरिएबल को फिर यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर से एक्सेस करते हैं। तो ऐसे फील होता है कि वो वैल्यू मेन प्रोसीजर से पास की है आपने यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में काइंड ऑफ। ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मेन प्रोसीजर में ना इनपुट ले रहे हैं, लेट्स सपोज एक कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं और उसको हम प्रिंट जो है ना उसमें कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में, लेट्स सपोज। तो नॉर्मली तो ये होता है, यानी नॉर्मली से मतलब है जावा या C++ वगैरह में आप इनपुट मेन मेथड में लेंगे और वो पास करेंगे एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट टू द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, और यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर आप उसको प्रिंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इनपुट लेंगे, ठीक है, और फिर हम यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर वो वैल्यू हम रजिस्टर में रखेंगे और यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में ना हम उस रजिस्टर में से वैल्यू लेके और प्रिंट करेंगे, और लगेगा कि काइंड ऑफ हमने पास कर दी वैल्यू एज अ पैरामीटर और मेन प्रोसीजर से वैल्यू ली है और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं हम, जो कि यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये वही दे रहा है यूज़र डिफाइंड इनसाइड द मेन प्रोसीजर है, हम फिर हम इनपुट ले रहे हैं लेट्स सपोज। तो इनपुट का कोड है मूव age, 1 एंड int 21h और move age, 1 int 21h एंड देन वो वैल्यू हम किसी और रजिस्टर में रख रहे हैं, काइंड ऑफ मे बी हम BL में रख रहे हैं, अज्यूमिंग के BL में ना हम कोई और चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है और आप BL या जिस भी रजिस्टर में रख रहे हैं उसको आप पीछे कहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप किसी वेरिएबल वगैरह में रख सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर अवेलेबल है तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम BL में वो AL वाली वैल्यू रख रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ और यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में वो मैसेज प्रिंट किया मैंने वो कि आई एम इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, और यहाँ पे बजाय के फिक्स कैरेक्टर P में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, BL वाली वैल्यू DL में मूव करा के और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट दी होगी वो AL से BL में गई होगी, फिर ये यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कॉल हो रहा है तो वो BL से वो वैल्यू DL में रख के हम प्रिंट कर रहे हैं और फिर हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो सिंपल सा कोड है, लेट्स ट्राई टू रन इट, ठीक है। तो हमने असेंबल किया, सही से हो गया, लिंक किया, सही से हो गया, और हम अभी इसको हम रन कर रहे हैं तो इट इज़ वेटिंग फॉर मी टू इनपुट एनी वैल्यू। तो पहले ये आई एम इनसाइड द मेन प्रोक वो लाइन चली है ये वाली, अभी ये वाला पार्ट चल रहा है, इट इज़ वेटिंग फॉर मी टू इनपुट एनी वैल्यू। मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ लेट्स सपोज T। तो यू वुड सी ये T मैंने इनपुट दिया, उसके बाद ये कॉल चला, कॉल वाली लाइन चली तो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर चला, उसने कहा आई एम इनसाइड द यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर और फिर वही वैल्यू उसने BL से लेके DL में रखी और उसको प्रिंट किया तो ये T दोबारा भी प्रिंट हो रहा है और फिर वहाँ से हम रिटर्न करके वापस आ रहे हैं और ये मैसेज 1 दोबारा चल रहा है, आई एम इनसाइड द मेन प्रोक। तो काइंड ऑफ मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ और अभी मैं एक और वैल्यू दे रहा हूँ इसको लाइक M। तो यू कैन सी M इनपुट हुआ, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर गए हम और वो M दोबारा प्रिंट भी हो रहा है, बल्कि एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ये वाला तो इनपुट विथ एको हो रहा है कि हम जो टाइप कर रहे हैं इनपुट दे रहे हैं उसकी वजह से नज़र आ रहा है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जस्ट इनपुट हो रहा है, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कॉल हो रहा है और एम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर हम वहाँ से वापस आके और एंड में यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के वो मैसेज दोबारा प्रिंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली you pass values to user defined procedures। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, मे बी वियर्ड के जुगाड़ ही कर रहे हैं हम। तो बिकॉज रजिस्टर्स और वेरिएबल्स ग्लोबल हैं तो आप किसी रजिस्टर में रख दें वो वैल्यू या किसी वेरिएबल में और फिर उनको आप यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में एक्सेस करें और जो भी ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करना हो वो कर दें आप यहाँ पे। इज़ इट क्लियर? तो आप एक्चुअली इनडायरेक्टली काइंड ऑफ पास करते हैं कि आप किसी रजिस्टर में या वेरिएबल में रखते हैं वो वैल्यू और फिर उस वैल्यू को यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर से एक्सेस करते हैं। तो ऐसे लगता है कि आप पास कर रहे हैं और यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में उसको आप एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू
काइंड ऑफ पास वैल्यूज़ टू यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर। एक हो, दो हो, जितनी वैल्यू हो वो आप डिफरेंट रजिस्टर्स में या डिफरेंट वेरिएबल्स में रख के फिर उसको आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको वैल्यू रिटर्न करानी हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आखिरी चीज़ कि हम रिटर्न कैसे कराएंगे। तो अगर आपको वैल्यू रिटर्न करानी हो तो वो भी ना जुगाड़ कुछ ऐसे ही करेंगे आप, काइंड ऑफ कि लेट सपोज आप चाह रहे हैं यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें आप, कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ऐड टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, मे बी समथिंग लाइक दैट। आप दो वैल्यूज़ बना रहे हैं, दो वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं मे बी, और उनको जो है आप आपस में ऐड करके और रिज़ल्ट आप रिटर्न कर रहे हैं काइंड ऑफ, और फिर मेन प्रोसीजर में आके उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यूजुअली क्या होगा कि यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर वो जो भी काम करना है आपने, इस केस में मे बी ऐड करना हो, तो उसको आप ऐड करेंगे और किसी वेरिएबल में या रजिस्टर में रखेंगे सिंपली, और फिर रिटर्न करेंगे वहाँ से यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर से, और फिर मेन प्रोसीजर के अंदर उस वैल्यू को जिस रजिस्टर में आपने वैल्यू रखी थी वहाँ पर यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में, उस रजिस्टर से लेके और उसको प्रिंट करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो ऐसे लगेगा आपको कि वहाँ से आपने रिटर्न कर दी काइंड ऑफ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी कोड में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हम दोनों काम कर रहे हैं, हम लेट सपोज हम देख रहे हैं कि हम इनपुट भी ले रहे हैं इस कोड में, और लाइक उसको एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, और फिर यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में हम उसको उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, और फिर मेन प्रोसीजर में हम वापस आके और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि हम कोड कुछ इस तरह का लिख रहे हैं कि हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, एक नंबर, ठीक है, इनपुट ले रहे हैं, और उसको मैं डबल करके और रिटर्न करा रहा हूँ, और फिर मेन प्रोसीजर में हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन अभी हमने नहीं पढ़ी। तो दूसरा तरीका क्या होता है, अगर किसी नंबर को डबल करना हो उसको खुद के साथ ही ऐड कर दें आप, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ऐड करेंगे खुद के साथ ही तो वो डबल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज हमने मैसेज 1 डिस्प्ले किया, इनपुट लिया, और बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक तो हम 48 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप AL से ही कर दें, बाद में BL में मूव कराएं, या BL में मूव करा के करें, आपको जो वाला इजी लगे। तो पहले हम मूव कर रहे हैं, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, BL से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 48। अच्छा, अगेन ये कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा था करते हुए, तो शायद सबको नहीं है पता, तो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो आप ये जो सब्ट्रैक्ट 48 कर रहे हैं ना, ये 3 तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो ये 48 कर दें, ठीक है, तो ये 0 का आस्की कोड है, तो ये क्या करेगा, आपने अगर 5 दिया तो इनपुट जाएगा 53, और उससे 48 माइनस करेगा तो वो एक्चुअली 5 ही बन जाएगा, और BL में 5 ही सेव होगा। इसी तरह आपने 3 दिया तो यहाँ पे इनपुट जो है वो 51 जाएगा, और यहाँ पे आप 48 माइनस करेंगे उससे, तो उसमें 3 ही जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट 48 कर सकते हैं। दूसरा ये भी होता है सब्ट्रैक्ट BL कामा कोटेशन में 0 लिखें आप, तो भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि कोटेशन में 0 मीन्स 0 का आस्की कोड, आप 0 को एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैरेक्टर मीन्स आस्की कोड, और 0 का आस्की कोड 48 ही है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और भी है, या इवन बाइनरी में भी लिख सकते हैं इंसान। बट बाइनरी के अलावा एक तरीका ये भी मैंने देखा था स्टूडेंट किसी को करते हुए, और वो भी सही था। BL कामा 30H, ये 30H मीन्स हेक्साडेसिमल में आप 30 लिख रहे हैं, और हेक्साडेसिमल में 30 जो है ना वो
वो 48 ही बनेगा अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें ना। आपको पता है कि डेसिमल कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम कैसे करते हैं कन्वर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर है 3 और दूसरा है 0, तो यूजुअली आप क्या करते हैं 16 इधर भी लिखेंगे और 16 इधर भी लिखेंगे, और फिर आप क्या करते हैं 16 पावर 0 देंगे, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, और इसको 16 पावर 1 देंगे और इनको आप करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, और तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 ही रहेगा, और ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये हो जाएंगे आपस में ऐड, तो ये बन जाएगा 48 और उसमें ऐड होगा 0, तो ये 48 ही बन जाएगा। तो 30H जो है हेक्साडेसिमल का ये 48 ही है। तो आप ये सब्ट्रैक्ट करें या कोटेशन में वेदर सिंगल और डबल कोट्स में दोनों दे सकते हैं आप, असेंबली में 0 लिख दें या फिर 30H। ठीक है, तो ये सारी ये सब जो है एक ही काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं एक लिख रहा हूँ 30H वाला। ओके, सो हमने क्या किया, इनपुट लिया, उससे हमने 48 माइनस कर दिया और VL में वैल्यू रख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं, और प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, या वी विल ट्राई, ये तो मैसेज प्रिंट किया इनसाइड यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा उसको, क्योंकि डिस्प्ले हम वापस मेन में करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खुद के साथ ही ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड BL, BL। आई थिंक वी कैन डू लाइक दिस। मैं इसको रन करके देखता हूँ, बट आई थिंक ये लीगल है, खुद के साथ आई थिंक कर सकते हैं उसको ऐड। तो ये क्या करेगा, BL को BL में ही ऐड करेगा, तो 3 हमने दिया तो वो 6 बन जाएगा, और जो भी वैल्यू दी हमने तो वो डबल हो जाएगी। और अलग से हम किसी और तरह से रिटर्न नहीं कर रहे, सिंपली हम BL में रख रहे हैं, फिर हम वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर से रिटर्न हो रहे हैं, और यहाँ पे वापस आएंगे हम, तो ये मैसेज दोबारा प्रिंट होगा कि वी आर इनसाइड द यूज़र डिफाइंड इनसाइड द मेन प्रोसीजर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्प्ले करूँगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, मूव AH, 2 और BL में वो वैल्यू है तो हम करेंगे DL, BL एंड इंट 21H। लेकिन इसके बीच एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो उसको हमने ASCII फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू ऐड 48 टू DL, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ना, मैंने इनपुट 2 दिया, ASCII कोड उसका 50 जाएगा AL में और AL से BL में, फिर वहाँ से हम 48 माइनस कर रहे हैं, तो BL में अभी 2 ही रहेगा, फिर हम कॉल कर रहे हैं प्रोसीजर को, तो वो इधर आएगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा, और BL में 2 है, उसको 2 के साथ ही ऐड करेगा और 4 कर देगा, और रिज़ल्ट BL में ही सेव होगा, और इनडायरेक्टली काइंड ऑफ हम रिटर्न कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वापस आके हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, और BL से वो वैल्यू DL में मूव कर रहे हैं, तो BL में अभी क्या गया होगा 4, लेकिन जब हमें डिस्प्ले करना होता है AH, 2 के थ्रू, तो इट विल अज्यूम, CPU विल अज्यूम कि वो ASCII फॉर्म में है, लेकिन 4 जो है वो ASCII कैरेक्टर 4 नंबर का नहीं किसी और का है, तो हमें उसको ASCII में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एडिंग 48 टू DL। मूव नहीं, ऐड करेंगे हम, और फिर इंट 21H करेंगे। तो आई होप अभी ये सही आउटपुट देगा। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। तो हमने असेंबल किया, सही हो गया, लिंक किया, सही हो गया, और इसको हम करते हैं रन। तो लेट्स सपोज मैं 2 दे रहा हूँ, तो आउटपुट शुड बी 4। सो यू कैन सी 2 इनपुट दिया, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर, पहले हम मेन प्रोक में थे, 2 इनपुट दिया, यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर गए, कुछ और नहीं किया हमने, जस्ट डिस्प्ले किया ये मैसेज। अगर आप गौर करें तो ऐसे ही कर रहे हैं हम,
यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में ये मैसेज डिस्प्ले किया और ऐड कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, और रिटर्न कर रहे हैं काइंड ऑफ इनडायरेक्टली। तो वो वैल्यू BL में रख दी हमने ऐड करके, डबल करके, और फिर हम रिटर्न किए तो हमने फिर ये मैसेज प्रिंट किया इनसाइड द मेन प्रोक, और फिर हम उस रिटर्न वैल्यू को जो BL में रखी थी इनडायरेक्टली रिटर्न की हमने काइंड ऑफ, उसको हम 48 ऐड करके और डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये 4 दे रहा है हमें। क्लियर? दोबारा मैं रन कर रहा हूँ, इसको मैं 3 दे रहा हूँ तो 6 आउटपुट आएगा, इसको मैं 1 दे रहा हूँ तो 2 दे रहा है, इसको मैं 4 दे रहा हूँ तो वो 8 दे रहा है। ठीक है, तो डबल होके वो प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने दोनों काम किए काइंड ऑफ, हमने इनपुट पैरामीटर पास भी किया काइंड ऑफ, और हमने वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की लाइक डबल किया और रिटर्न भी कर दिया इनडायरेक्टली। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा ही होता है, रिटर्न किसी रजिस्टर में या किसी वेरिएबल में रखें और फिर उसको आप प्रोसीजर के बाहर या बाद एक्सेस करें। इज़ इट क्लियर? जी बेटा, किसी को क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन है किसी को? इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अच्छा, रितिका कह रही हैं गिव इनपुट 5। जी बेटा, हम दे सकते हैं लेकिन वो डिस्प्ले सही नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी तक जो कोड लिखा है ना हमने, वो सिंगल डिजिट नंबर को ही प्रिंट करता है। अगर मैंने 5 दिया ना, वो कुछ और प्रिंट करेगा, क्योंकि ये ऐड सही हो रहा है। ठीक है ना, ऐड ये सही हो रहा है, और यू कैन कंफर्म दैट बाय, आप अगर EMU 8086 यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप विजुअली रजिस्टर्स की वैल्यू देख सकते हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि वो ऐड सही कर रहा होगा, लेकिन मसला वो डिस्प्ले में कर रहा होगा, क्योंकि जब हमने 5 दिया ना तो वो 5 का ASCII कोड जो है वो 53 है। फिर हमने 48 माइनस किया तो वो 5 ही जाएगा, वहाँ पे ऐड किया डबल किया तो वो 10 हो जाएगा, और जब 10 में ना हम ये 48 ऐड कर रहे हैं इधर, तो वो बन रहा है 58। और जो नंबर्स हैं सिंगल डिजिट नंबर्स, उनकी रेंज है 48 से 57 तक। 0 का 48 है और 57 9 का है। यहाँ पे जब 10 में हम ऐड करेंगे 48 ना, तो ये बन जाएगा 58, और 58 जो है ना वो ASCII कोड इसका है, ये कॉलन साइन का। ठीक है ना, 58 ना ये कॉलन साइन का है, तो हम DL में उसका ASCII कोड काइंड ऑफ भेज के और उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो वो ASCII कोड प्रिंट हो रहा है, सॉरी ये कॉलन प्रिंट हो रहा है, कैरेक्टर। ठीक है ना, ASCII कोड का आप टेबल आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि इनका जो 58 जो है ना, वो नंबर्स की जो रेंज है ना, वो नंबर्स की जो रेंज है वो 48 से, ये देखें 48 डेसिमल का और 30 हेक्साडेसिमल का। ठीक है, तो ये कोड है किसका, डेसिमल के 0 का, ये 4। ठीक है, और ये चलता जाएगा 9 का, अगर आप देखें तो वो 57 है, और 58 किसका है, कॉलन का। अगर आप, मैं इसको जूम इन करूँ और आप देख सकते हैं, तो 9 का जो है वो 57 है, और 58 जो है वो कॉलन का है। ठीक है, और हमारे पास अगर आप देखें तो वो कॉलन ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारा कोड यही कर रहा है एक्चुअली। 10 जब बन रहा है डबल होके, और उसमें अगर हम 48 ऐड करेंगे तो वो 58 बन जाएगा, और 58 जो है वो कॉलन का ASCII कोड है, इसी वजह से हमारे पास वो कॉलन प्रिंट हो रहा है। तो फ़िलहाल ना सिंगल डिजिट नंबर्स तक ही आप करें, डबल डिजिट का हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस्ड है या ट्रिकी है, वो एक एक डिजिट करके ना हमें प्रिंट करना होगा काइंड ऑफ, डायरेक्टली आप इस तरह नहीं कर सकते। ओके, कोई और किसी को सवाल है तो यू कैन आस्क बेटा।